अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बाद हम देखने वाले हैं आज कुछ कृषि से संबंधित या दूसरे क्षेत्र से संबंधित कुछ और अनुसंधान संस्थान हैं। तो उन संस्थानों के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक संस्थान को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन सा संस्थान क्या करता है। पूरा एक एक समझेंगे। तो आ जाइए, जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास है कृषि से संबंधित या कृषि से संबंध तो है उनका और थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र से भी उनका संबंध है, ऐसे संस्थान के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम अब पूरे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का बिना टाइम किए। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ना भूलना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के बड़ा से बड़ा अपडेट प्रतिदिन मिलते रहेगा आपको। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करना है, लाइक करके ही नहीं रुकना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलिए पहला देखते हैं अन्य संस्थान में क्या दिया है। FRI। FRI का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड पे। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड पे। और फिर दूसरा कौन सा दिया है? NCERT यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जो अभी NCERT की बुक चलती है वो इसी के द्वारा निकाली जाती है। अब अगला क्या दिया है? नार्म। इसको नार्म ऐसा भी लिखते हैं और लिखने का तरीका ये भी है NAARM। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित तो है, लेकिन ये वुमेन को जो है या फिर बहुत सारे क्षेत्र में कार्य भी करता है कि कैसे इनको बढ़ाया जाए और कैसे कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं चलती है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं जो है संचालित होती है। अब इसके बाद में क्या दिया है? एपडा। एपडा जो है यदि हम देखें तो स्थापना 1986 में हुई थी। अब एपडा का मतलब होता है क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। अब एपडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर जो है फलों का उत्पादन करके कि कैसे उनको परिरक्षण किया जाए और परिरक्षण करने के बाद कैसे उनकी भंडारण क्षमता बढ़ा के और निर्यात करना, ये सारी जो है योजनाएं का नियोजन यहाँ से प्रारंभ होता है। क्योंकि प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि फल और सब्जियां बहुत सारे खराब हो जाते हैं थोड़ी सी असावधानी के कारण। तो ये सारी चीज़ें का यहाँ नियोजन, नई नई विधियाँ बनाई जाती है और कैसे फल का परिरक्षण किया जाए और कैसे निर्यात किया जाए, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? एपडा करता है। और एपडा का कार्यालय नई दिल्ली में। फिर इसके बाद में क्या दिया है? NBB यानी इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। अब ये राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में बना था। कब बना था? 2002 में। ये प्रश्न काफी बार पूछता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था। ये बहुत कई बार प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम उठा के देखेंगे प्रश्न पत्र, उसमें कई बार बार आते रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सन या ईयर 2002 में ये राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम बना था। फिर इसके बाद में क्या दिया है? NBA यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? प्राधिकरण की 2003 में हुई थी। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है और स्थापना 2003 में हुई थी और अधिनियम कब बना था? 2002 में। अब जो यदि हम कृषि की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? NCIPM। ये वाला जो प्रश्न जो है, ये वाला जो
शब्द है काफी बार पेपर में आता है और पूछता क्या है कि भाई ये कहाँ पर है, किस स्थान पर है, बताइए। तो NCIPM का मतलब क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंध केंद्र। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंध केंद्र। अब ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। अब यहाँ होता क्या है? यहाँ पर जो है कीट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि जो है फसलों में उनकी महामारी तक ना पहुंच पाए। वो महामारी का मतलब क्या होता है कि अचानक से कीटों की संख्या बढ़ जाती है और पूरी फसलों को चट कर जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो है यदि महामारी के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? टिड्डी है। टिड्डी एक ऐसा कीट है, यदि इसकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई तो ये जो है कुछ घंटों में ही पूरी फसलों को चट कर जाते हैं। तो ये ऐसा यदि महामारी का रूप धारण न करे, इसके लिए यहाँ पर योजना, प्लानिंग और फसलों को कैसे नुकसान से बचाया जाए, तो ये सारे जो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यहाँ नई दिल्ली में इसका पूरा एक संस्थान ही है कीटों के नियंत्रण के विषय में। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि NCIPM का मतलब क्या होता है। अब अगला संस्थान क्या दिया है? NIAM दिया है। क्या दिया है? NIAM एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो निश्चित ही आपको पता है जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। तो NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है? एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी उत्पाद है, फल है, सब्जियां है, फूल है, औषधि है, इत्र वगैरह है, ये सारे जो है कैसे मार्केट में बेचा जाए, क्या नियम होगा, क्या इनका टैक्स होगा, मतलब मार्केटिंग से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है वो सब यहाँ से संचालित होती है। ये बहुत बड़ा एक केंद्र है। यहाँ पर मार्केट को ध्यान रखते हुए कैसे उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ये बात को ध्यान रखते हुए कृषकों को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और बहुत सारे ऑफिसरों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि जो है कृषि का जो मार्केट है वो हमेशा बढ़े और उत्पादन लागत घटे और उत्पादकता बढ़े। ये सारे विषय पर यहाँ पर योजनाएं संचालित होती है। तो निश्चित ही आपको ये मार्केटिंग वाला समझ में आ गया होगा कि ये मार्केटिंग होता क्या है। अब अगला क्या दिया हमारे सामने? अगला दिया है NASM। अब NASM का मतलब क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम। अब ये नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो राष्ट्रीय जो एग्रीकल्चर जो है, मतलब हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी यंत्र है या फिर जो भी विधियां हैं उसका संरक्षण इस म्यूजियम में किया जाता है। जो प्राचीन जो विधि चलते आ रही है या कुछ विधि विलुप्त हो रही है तो उनको यहाँ पर जो है संरक्षित किया जाता है ताकि जो है हमारी याद में बनी रहे वो और हम उसे भूले ना। म्यूजियम का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज को संभाल के रखना या फिर उनको संरक्षित करके रखना ताकि वो एक समय में विलुप्त हो जाए तो हमें वहां पर देखने को तो मिलेगी कि भाई पहले कृषि में ये सामान का उपयोग होता था, हल, बखर, दोहरा, ये सारे आज ट्रैक्टर के प्रचलन के कारण ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है एग्रीकल्चर से जो भी चीज है उसका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है और उनको संभाल के रखा जाता है क्योंकि परंपरागत जो खेती होती थी ट्रेडिशनल, तो उसमें काफ़ी चीज़ जो है अब के समय में यदि हम आधुनिक समय में उसकी तुलना करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई है। तो उन सबको वहाँ पर संरक्षण करके रखा गया है। तो आपको निश्चित ये समझ में आया होगा कि साइंस म्यूजियम का मतलब होता है क्या है।
बहुत सारी प्राचीन फसलें भी जो कैसे पहले लोग उपयोग किया करते थे, अब तो एक से एक वैरायटी आ गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्या है, WMO। तो WMO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान। अब विश्व मौसम विज्ञान तो आप समझते ही है। अब यह वो शाखा है जिसमें कि मौसम से संबंधित पूरी जानकारी को बताया जाता है, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, पूरे विश्व के मौसम, किस देश का मौसम कैसा है, किस देश की जलवायु कैसी है, कब बदलती है, कब नहीं बदलती है, और बदलती है तो क्या परिवर्तन होता है, भूकंप आता है, साइक्लोन, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, विश्व मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बताता है। कौन बताता है, विश्व मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बताता है। अब ये विश्व मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहां पर है, जिनेवा। और जिनेवा में कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी WMO 23 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो अभी हमने ये विश्व मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे किसके बारे में, जो भारत में मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्या बोलते हैं, IMD। क्या बोलते हैं, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे इसे, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कहां पर हुई थी, पुणे में हुई थी। कब हुई थी, 1975 यानी 1975 में। IMD की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और कहां पर हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये तो आप समझ गए, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम बोर्ड। लेकिन अब एग्रीकल्चर में भी कुछ मौसम विज्ञान का बोर्ड बनाया गया और उसका नाम क्या है, IAMD। क्या नाम उसका, IAMD यानी इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1932 में हुई थी। कब हुई थी, 1932 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, IAMD का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। तो IAMD क्या करता है, IAMD जो भी मौसम संबंधित घटना है या जलवायु कैसे परिवर्तन हो रही है जिससे कि फसल की बुआई में परिवर्तन किया जाए। अरे देखो भाई, जलवायु एक ऐसा तत्व है या मौसम एक ऐसा तत्व है जो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जलवायु काफी लंबे समय में बदलता है। हजारों साल की देखा जाता है कि हजारों साल तक मौसम कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या कारण है। और मौसम तो हमेशा बदलते ही रहता है, घंटों में बदलता है मौसम, तो सेकंडों में बदलता है। तो यहां पर ये लगातार जो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति के दोहन के कारण, उसके बारे में ये पूरी जानकारी बताते हैं IAMD कि भाई एग्रीकल्चर में अब क्या परिवर्तन किया जाए, कौन सी फसलें लगाई जाए, कौन सी नहीं लगाई जाए, कौन सी तकनीकी अपनाई जाए, ताकि जो मौसम से होने वाली हानि है, जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बारिश होती तो इतनी होती कि बाढ़ आ जाती है, नहीं तो कभी कभी ओला पड़ता है तो पूरी फसलें नष्ट हो जाती है। तो ऐसे सब ये सारे जो प्राकृतिक हानि है कैसे इससे बचा जाए, या फिर कभी कभी पानी की कमी होने लगती है फसलों में, तो कम पानी में भी कैसे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए, ये सारी जो है प्रक्रियाएं यहां से संचालित होती है। और कैसे इनसे लड़ा जाए, कैसे इनका सामना किया जाए, वो सब ये बताता है। तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि IAMD का क्या कार्य होता है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी और कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में। अब हम देखते हैं WTO को अभी हमने एक बार और पढ़ चुके हैं, पर ये WTO का दे क्या रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या दे रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन होता है। यहाँ पर ये रॉ मिटली ये गलत दिया है, ये रॉ मिटली यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे केवल इतना है विश्व व्यापार संघ, है ना, विश्व व्यापार संघ। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में हुई। कब हुई, 1 जनवरी 1995। कहां पर हुई, जिनेवा में हुई। कहां पर हुई, जिनेवा में हुई। अब इसके बाद में क्या देखते हैं हम, FAO। क्या देखते हैं,
FAO। निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि फूड क्या दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहाँ पर है, रोम इटली में है। कहाँ पर है, रोम इटली में। और स्थापना कब हुई, 1945 में हुई थी इसकी। FAO की स्थापना क्या हुई थी, 1945 में हुई थी। अब इसके बाद में अगला क्या दिया हमारे सामने जो है, वो दिया है NPPTI। क्या दिया है, NPPTI। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पर है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। अब ये क्या कार्य करता है, मतलब पौधों को कैसे प्रबंध किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, ताकि जो है उनकी उत्पादकता क्षमता बनी रहे। और फिर इसके बाद में फसलों का कैसे प्रबंध किया जाए। तो ये सारी बातों का जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ से नियम या बहुत सारी कृषि की प्रणाली या बहुत फॉरेस्ट में भी कैसे प्लांटेशन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, ये सारा कार्य करने, ये सारी जो बातों को ध्यान में रखते हुए योजना का संचालन करना किसका काम है, NPPTI का। किसका काम है, NPPTI का। तो निश्चित है मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, या आता होगा तो आप एक लाइक जरूर करिए। लाइक में नहीं रुकना है, यदि पसंद आ गया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट मिलते रहेगा। और शॉर्ट के माध्यम से भी मैं नए नए जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल आप यदि विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो कर ही दें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है, मतलब मुझे जोश मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या दिया है, NIOF। क्या दिया है, NIOF। अब NIOF नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। तो क्या दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संस्थान। अब राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संस्थान कहाँ पर है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब इसका कार्य क्या होता है, यह जो है संस्थान कि कैसे कार्बनिक खेती को बढ़ाया जाए, इसके बारे में यहाँ पर योजना और ट्रेनिंग और बहुत सारा अनुदान भी देता है ये, कि भाई कार्बनिक खेती बढ़ेगी तो हमारी खेती की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। क्योंकि लगातार आज जो है किसान अंधाधुंध केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तुरंत उत्पादन तो मिल रहा है, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, और जब भूमि बंजर हो जाएगी तो उत्पादन एकदम घट जाएगा तो फिर खाद आपूर्ति कैसे होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक संस्थान बनाया गया है ये, कि कैसे भाई कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से बहुत सारी विधियों का संचालन किया जाता है और नए नए टेक्निक बताई जाती है ऑर्गेनिक खेती की, और कुछ अनुदान भी सरकार देती है ऑर्गेनिक खेती में। और अभी तो मध्य प्रदेश जो है ऑर्गेनिक खेती में काफी अग्रणी राज्य माना जाता है, जैसे सिक्किम है, नागालैंड है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है ऑर्गेनिक खेती काफी अच्छे पैमाने पर की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NIOF समझ गए होंगे आप। अब लास्ट, आज का जो लास्ट जो है हमारा अन्य अनुसंधान संस्थान में, वो क्या है, IIFSR। क्या दिया है, IIFSR। अब IIFSR का मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म सिस्टम रिसर्च। क्या दिया है, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। और ये कहाँ पर है, मेरठ। और मेरठ कहाँ पर, यूपी में। यदि हम कृषि के ज्यादातर संस्थान में अभी देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि संस्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ। अब ये फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम का मतलब ही होता है खेती की प्रणालियां, कि कौन कौन सी खेती की प्रणालियां अपनाई जाए ताकि जो है खेती की लागत कम हो जाए और किसान की जो है आय बच जाए। मतलब जो किसान खेती बाड़ी करने में, जुताई कर्षण करने में जो लागत लगाता है, तो उससे आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब भाई किसान की आर्थिक स्थिति यदि सुधरेगी तो निश्चित ही है भारत की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, किसान की आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी।
तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये फार्मिंग सिस्टम जो ऐसा है कि यहाँ पर हर साल, प्रतिवर्ष, हर महीने नए नए फसल की प्रणाली निकाली जाती है कि कैसे फसलों को बोआ जाए, आज के समय में कैसे बुआई की जाए। जैसे अभी क्या चल रहा है, जीरो टिलेज चल रहा है ना, न्यूनतम टिलेज चल रहा है कि भाई कम से कम जुताई करो और फसलों की बुआई करो। रिले क्रॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्लानिंग करके बहुत सारी विधियों का संचालन किया जाता है फसल की बुआई की, जिससे क्या है किसान की लागत कम हो जाए। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप लाइक करके बताइएगा, और यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। और साथ में यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए और नए नए एग्रीकल्चर का अपडेट लाते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है और आपको एग्रीकल्चर की सारी जानकारी मिलेगी, चाहे वो पेपर हो 11वीं से आपको यहाँ पर 11वीं से लेकर पूरा BSc तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।